अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे व्हेन यू आर ओल्ड की, जो लिखी है विलियम बटलर येट्स ने, जो 13 जून 1865 में पैदा होते हैं और 28 जनवरी 1939 को इसकी वफ़ात हो जाती है। वेट्स ओकेंटलिज्म में बिलीव रखने वाला था। ओकेंटलिज्म का मतलब होता है बिलीफ इन सुपर नेचुरल पावर्स, यानी कि W.B. वेट्स एक अभाम परस्त भी था। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि W.B. वेट्स जो है ये भूतों को पालता था। 1923 में वेट्स को लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी मिलता है। वेट्स का नाम ऐसे कुछ चंद शायरों में आता है जिसने अपनी ज़्यादातर नज़में नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद लिखी है। येट्स मैड गॉनी, जो एक रेवोल्यूशनरी थी, जो एक क्रांतिकारी थी, उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे, जिसने कभी भी इसकी मोहब्बत कबूल नहीं की है। और येट्स ने ज़्यादातर अपनी नज़में उसी को लेके लिखी है कि वो अपनी मोहब्बत की इंटेंसिटी को ज़ाहिर कर सकें, ताकि वो मैड गॉनी के लिए अपने मोहब्बत की इंतहा को बयां कर सकें। दिस पोइम इज़ एड्रेस्ड टू मैड गॉनी द पोइट्स बिलाउड। ये वाली नज़म W.B. वेट्स अपनी महबूबा के लिए लिखता है, जिसका नाम मैड गॉनी होता है। मैड गॉन वॉज एन आयरिश रेवोल्यूशनरी हु नेवर रेस्पॉन्डेड टू येट्स लव। मैड गॉनी एक आयरिश क्रांतिकारी होती है जिसने कभी भी येट्स की मोहब्बत कबूल नहीं की है। दिस लिरिक्स इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ येट्स इंटेंस इमोशन। इस वाली नज़म में बहुत ही अच्छे लिरिक्स भी है। अगर हम इसके राइम स्कीम की बात करेंगे तो यहाँ पे राइम स्कीम हमारी बन जाती है A B B A। जैसे कि अगर आप पहले स्टंजा में देखोगे, पहली लाइन ख़त्म हो जाती है स्लीप के साथ, तो ये मिलती है चौथी लाइन से शैडो डीप के साथ। तो बीच की दो लाइनें ये वहाँ पे आप लोग देख सकते हो, डाउन दिस बुक एंड सॉफ्ट टू लुक। तो राइम स्कीम यूं बन जाती है A B B A। तो यहाँ पे कहा जाता है कि ये वाली पोइम जो है, ये वाली नज़म शायर ने अपने गहरे जज्बात को लेके लिखी है, अपने गहरे जज्बातों को दिखाने के लिए लिखी है। The speaker of the poem dramatized his and requited love by offering a future command for the addressee, that is his beloved, to take down his book of poems and read it. शायर इस पोइम में अपनी मोहब्बत को इस तरह से बयां करता है कि वो इसको ड्रामेटिकली इस तरह से बयां करता है, एक नाटक के अंदाज में वो बयां करता है कि वो अपनी महबूब को यहाँ पे एक फ्यूचर कमांड देता है कि मुस्तकबिल में जब उसकी एड्रेसी का मतलब होता है जिसे वो मुखातिब है। मुखातिब किससे है? ये अपनी महबूबा से मुखातिब है। ये कहता है कि जब इसकी महबूबा बूढ़ी हो जाएगी, जब कुछ वक्त गुजरेगा, तो उसकी महबूबा इसकी किताब हाथ में लेगी और इसका पढ़ना शुरू कर देगी। इतना ही नहीं, ही इमेजिन दैट दिस पोएम विल अपीयर इन ए कलेक्शन ऑफ हिज पब्लिश्ड बुक्स। और ये कहता है कि जब इसकी महबूबा इसकी किताब, इसकी गज़लों, इसकी पोएम, इसकी गज़लों वाली किताब पढ़ना शुरू कर देगी, तो उस किताब में से ये पोएम भी ज़ाहिर हो जाएगी, जिसमें पोइट अपनी महबूबा के बारे में लिखता है, जिसमें शायर अपनी मोहब्बत को बयां करने की कोशिश करता है। ही वांट्स द एड्रेसी आफ्टर शी हैज़ बिकम ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप टू रीड दिस पोएम एंड थिंक अबाउट हिज लव फॉर हर। शायर यहाँ पे चाहता है कि जब इसकी महबूबा बूढ़ी हो जाएगी, जब उसके बाल सफ़ेद हो जाएंगे और जब उसको हर वक्त नींद महसूस हो जाया करेगी, जब वो हर वक्त नींद महसूस किया करेगी, तो वो चाहता है कि उसकी महबूबा उसकी ये किताब उठाएं और इस पोएम को पढ़ें, ताकि वो इसके मोहब्बत के बारे में सोचना शुरू कर देगी, ताकि वो इसकी मोहब्बत की इंटेंसिटी, इसकी मोहब्बत की गहराई को समझने की कोशिश करेगी। द पोएट लीव्स नो स्टोन अनटर्न्ड to convince his beloved that he loves her from the depth of his heart. The poet leaves no stone unturned. यहाँ पे शायर कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ता है कि वो अपनी महबूबा को मनवा लें कि वो इससे कितनी मोहब्बत करता है। शायर अपने महबूबा को यकीन दिलाना चाहता है कि शायर उसको दिल की गहराइयों से मोहब्बत करता है। Yeats is not just fascinated by Maud Gonny's physical charm and the external beauty that forms the basic of the lover's passion. यहाँ पे शायर सिर्फ अपनी ही बात नहीं कर रहा है, बल्कि लवर्स पैशन की भी बात कर रहा है। शायर यहाँ पे कहता है कि मैं उनमें से नहीं हूँ,
शायर सिर्फ मैड गॉनीज फिजिकल चार्म से ही मोहब्बत नहीं करता है, शायर अपनी महबूबा की जिस्मानी खूबसूरती से ही मोहब्बत नहीं करता है। कि शायर का कहने का मतलब है कि जैसे कि बाकी लोग, उनका बुनियादी मकसद जिस्मानी खूबसूरती होती है, मगर शायर यहाँ पे कहता है द पोइटिस लव इज अबव ऑल दीज पैरामीटर्स। अगर शायर कहता है कि शायर की मोहब्बत इन सारी चीज़ों से आला है, शायर की मोहब्बत इन सारे पैरामीटर से भी आगे है, वो अपनी महबूबा की सिर्फ जिस्मानी चारम, जिस्मानी खूबसूरती से मोहब्बत नहीं करता है, बल्कि वो अपनी महबूबा की रूह से मोहब्बत करता है। वन कैन genuinely फाइंड एन एलिजेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन दिस poem। ये बात सही है, इस नज़म की रूहानियत बेमेल नज़र आती है। द पोएम हैज़ बीन टेकन फ्राम द रोज एड्रेसेस टू मैड गॉनी। जो मैंने पहले ही बताया है कि ये जो पोएम है, ये द रोज में से ली गई है, जो पोइट एड्रेस करता है मैड गॉनी को। When you are old and grey and full of sleep। शायर यहाँ पे अपनी महबूबा से मुखातिब होके कहता है कि जब आप बूढ़ी हो जाओगी, जब आप पूरी तरह से बूढ़ी हो जाओगी, आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, एंड फुल ऑफ स्लीप, आपकी आंखों पे हमेशा नींद का पहरा रहा करेगा, एंड नॉडिंग बाय फायर टेक डाउन द बुक। और नॉडिंग का मतलब होता है सर ऊपर नीचे करना। नॉडिंग बाय फायर, आप आग के सामने बैठी होंगी और आग की तपिश से और नींद की वजह से अपना सर हिलाती होंगी। टेक डाउन दिस बुक। शायर चाहता है कि उस वक्त इसकी महबूबा इसकी ये नज़मों वाली किताब उठाएं, एंड स्लोली रीड, और वो आहिस्ता आहिस्ता इसको पढ़ना शुरू कर दें, एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक। उसकी नज़मों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने से उसको अपनी नाजुक निगाहों की याद आया करेगी। योर आइज हैड वंस एंड ऑफ देयर शैडो डीप। सिर्फ नाजुक निगाहें ही नहीं, बल्कि वो आंखें जो नशीली, जो शर्मीली हुआ करती थी, उन उन आंखों की आपको याद आएगी। यहाँ पे शायर के कहने का मतलब ये है कि महबूबा जब इसकी ये नज़मों वाली किताबें खोलेगी, इसकी ये नज़म खोलेगी, इसको पढ़ना शुरू करेगी, तो इसकी महबूबा को इसके बचपन के दिन याद आएंगे, उसको अपने जवानी के दिन याद आएंगे, जब उसकी निगाहें नाजुक हुआ करती थी, जब उसकी आंखें नशीली और शर्मीली हुआ करती थी, और इसको फिर अपने माशूक के सच्चे प्यार का एहसास हो जाएगा। यहाँ पे अगर पहले वाले सिकंजा की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस का भी इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि ओल्ड है, ग्रे है, फुल ऑफ स्लीप है, नॉडिंग बाय फायर है, सॉफ्ट लुक है। ये यहाँ पे एज इमेजेस का इस्तेमाल किया गया है, जो एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। हाउ many loud your moment of glad grace and loud your beauty with love false or true। यहाँ पे शायर अपनी महबूबा से कहता है कि जब आप बूढ़ी हो जाओगी और फिर आग के सामने बैठी होंगी, आपको नींद से आपकी पलकें झुक रही होंगी, फिर आप मेरी नज़में पढ़ रही होंगी, तब आपको एहसास हो जाएगा कि जब मैं जवान थी तो कितने ऐसे लोग थे जो मेरी जवानी के पल पल के साथ मोहब्बत करते थे, जो मेरी जवानी, जो मेरी खूबसूरती के साथ मोहब्बत करते थे, और उनकी मोहब्बत गलत भी हो सकती थी, उनकी मोहब्बत सही भी हो सकती थी। बट वन मैन लाउड द पिलग्रिम सोल इन यू। मगर आपको इस बात का भी एहसास हो जाएगा कि कोई ऐसा बंदा था, कोई ऐसा आशिक था, जो मेरी खूबसूरती, जो मेरी जिस्मानी खूबसूरती से ही नहीं, बल्कि जो मेरे पिलग्रिम सोल, पाक रूह से मोहब्बत किया करता था। एंड लाउड द सारोज ऑफ योर चेंजिंग फेस। इतना ही नहीं, ये कहना चाहता है कि आपको याद आएगा, आप समझ जाओगे कि कोई बंदा ऐसा था जो सिर्फ मुझे जवानी में ही मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि मेरे बुढ़ापे भी मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे बुढ़ापे में भी मुझसे मोहब्बत करता है। एंड लाउड द सॉरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस। चेंजिंग फेस का मतलब होता है यहाँ पे बुढ़ापे में जो इंसान का चेहरा बदल जाता है, एज के साथ साथ इंसान के चेहरे पे व्रिंकल्स भी आ जाते हैं। तो शायर कहता है कि मैं सिर्फ आपके साथ जवानी में मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि आपके बुढ़ापे में भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार murmur a little sadly how loud flame। ग्लोइंग भारत का मतलब होता है चमकती हुई सलाखें। इसका मतलब यहाँ पे है, शायर कहना चाहता है कि जब बुढ़ापे में वो चूल्हे के सामने, आग जिसमें आग जल रही होगी, उसके सामने बैठी होगी, वो शायर के लिए उदास हुआ करेगी कि जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा है। एंड पेसड अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड एंड हाइड फेस एमिड ए क्राउड ऑफ स्टार्स।
शायर कहता है, तब उसकी रूह उड़कर पहाड़ों से बहुत ऊंची चली जाएगी और वहां खुद को सितारों के पीछे छुपा लेगी। इस वाले सिटेंजा में भी इमेजेस का इस्तेमाल हुआ है, या इससे पहले सेकंड वाले सिटेंजा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी इमेजेस का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि सारूद ऑफ योर चेंजिंग फेस। लास्ट वाले सिटेंजा की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे लाइक क्राउड ऑफ सिटार्स एज इमेज यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट व्हेन यू आर ओल्ड, रिटन बाय W.B. वेट्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।